नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। भले ही शासन की तरफ से स्वास्थ्य सुविधा को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन खुद स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी ही अमानवीय हरकत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आजमगढ़ के मंडलीय चिकित्सालय में सामने आया है, जिसमें बलिया जनपद से आए रिटायर्ड आर्मी मैन जो कि दिव्यांग भी हैं, उनको मेडिको लीगल केस के संबंध में एक्सरे के लिए SIC से लेकर डॉक्टर दौड़ाते रहे। पहले तो एक्सरे करने से ही मना कर दिया गया, लेकिन जब लोगों का दबाव पड़ा तब किसी तरीके से ना नुकुर करते हुए तैयार हुए। पीड़ित भरत तिवारी आर्मी की ड्यूटी के दौरान एक पैर से दिव्यांग हो गए थे। नायक पद से रिटायर हो गए, लेकिन उनको अब दूसरी जंग घर से लेकर अस्पताल तक लड़नी पड़ रही है। बलिया जनपद के रसला थाना के पुरादलई तिवारी गांव निवासी भरत तिवारी का रास्ते को लेकर पट्टीदार से विवाद हो गया। भरत तिवारी के अनुसार उनके पट्टीदार जबरन उनके घर के आगे ट्रैक्टर दौड़ा रहे थे। जब भरत तिवारी की पत्नी ने मना किया तो उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे उनके पैर में गंभीर चोट आई। मामले में जब उन्होंने कानूनी कार्रवाई का प्रयास किया तब पुलिस ने एक्सरे के लिए अस्पताल जाने को कहा। पीड़ित रसला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गए, वहां से उनको बलिया के जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। वहां पर जब एक्सरे कराने गए तो डॉक्टर के न होने की बात कहकर उनको आजमगढ़ मंडलीय चिकित्सालय जाने के लिए कहा गया। सारी प्रक्रिया का पालन करते हुए वह आजमगढ़ मंडलीय चिकित्सालय पहुंचे। यहां पर भी उन्होंने CMO से लेकर AD स्वास्थ्य तक से एक्सरे के लिए अनुमोदन कराया, लेकिन जब मंडलीय चिकित्सालय में साधारण से एक्सरे के लिए गए तब मेडिको लीगल केस देखकर डॉक्टर पीछे हट गए। खुद SIC डॉक्टर आमोद कुमार ने भी मना कर दिया और संबंधित डॉक्टर BC प्रसाद भी बहाना बनाने लगे। थक हार कर रिटायर्ड आर्मी मैन डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। जबकि पीड़ित लगातार गुहार लगा रहा था। वहां मौजूद कुछ पत्रकार और स्थानीय लोग जब डॉक्टर की अमानवीय हरकत देखे तो SIC और डॉक्टर से बहस की, तब जाकर किसी प्रकार से एहसान के तौर पर डॉक्टर तैयार हुए। सर, हम आए थे, हमारा पट्टीदार जो है हमारे दरवाजे पर रास्ता नहीं है, लेकिन ट्रैक्टर ले आया और चारों तरफ दौड़ाने लगा और मेरी पत्नी को खींच कर डाल दिया। श्रीमती कमलावती तिवारी साहब। इसके बाद ट्रैक्टर चढ़ गया उसके पैर के ऊपर, बायां पैर देख लीजिए वो चढ़ा हुआ है। उसके बाद थाने पर मैं गया 10 बजे, 100 नंबर को डायल किया, 100 नंबर आया नहीं। फिर हमारे लड़के ने DGP को फोन किया, DGP ने फिर SP को फोन किया, SP ने फिर कोतवाल को फोन किया। तो फिर जो है साहब मेरा FIR मैं कागज दिया तो बोले कि नाम चेंज करो। मैंने 8 आदमी का नाम दिया। जब सारे आदमी आकर मारे हैं तो सबका नाम दो, तो बोला कि नहीं सारे का नहीं देना है, मैं 8 को देना है। दरोगा का नाम है सर SI संजय सिंह दरोगा। से यहाँ क्या करने हैं? बलिया वहाँ से फिर रेफर किया ना सर मेरे को मेडिकल के लिए, तो गया मैं रसाना सदर में। रसाना में जो है डॉक्टर नहीं है, उन्होंने रेफर किया बलिया में। हाँ, जिला अस्पताल में भी डॉक्टर नहीं है। वहाँ से उन्होंने मंडल को बोला कि हम अब जिला में नहीं है तो मंडल में जाएगा। तो मंडल में आए तो आकर CMO साहब भी साइन किया है, यहाँ ADC साहब भी साइन कर दिए हैं, यहाँ के CMO साहब ने भी साइन कर दिया। और इसके बाद इनके पास मैं रो रहा हूँ सर, मैं गोड़ पर रहा हूँ सर। कितने बजे के आए हैं आप? मैं 12 बजे का आया हूँ सर। और कै बज रहा है? 2:30 बज रहा होगा, 2-2:30 बज रहा है। 12 बजे का। कितनी टाइम हो गई है? टाइम साहब अभी हो रहा है 2:23 साहब। और अब तक आपका हुआ नहीं है? नहीं हो साहब। और बोलते हैं क्या कि चाहते हैं आप? मैं कराना चाहता हूँ साहब, मेडिकल वो एक्सरे कराना चाह रहा, रिपोर्ट चाहिए तभी तो FIR। यहाँ पे आप डॉक्टर के पास जब कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने क्या कहा? ये बोला मैं नहीं करूँगा। मैं पैर पकड़ लिया साहब, बोलता मैं दौड़ के थक गया हूँ, लिख दिया है कि मैं बीमार हूँ और स्टैंप लगा दिया साहब। डॉक्टर मौके पे थे? हाँ साहब। अच्छा, आप कहाँ कराने वाले हैं? गाँव का नाम है पुरादलई तिवारी, पोस्ट रसाना, थाना रसाना, तहसील रसाना, ब्लॉक रसाना, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश। आपका पूरा नाम क्या है? भरत तिवारी सर, एक्स नायक भरत तिवारी। मैं फौज से रिटायर हूँ साहब। अखिल भारतीय मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव संगठन के आह्वान पर 8 सूत्रीय मांगों को लेकर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बुधवार को 1 दिन की हड़ताल पर रहे। इस दौरान उन्होंने सभी कंपनी कार्यों का बहिष्कार किया गया और कुंवर सिंह उद्यान में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया।
इसके बाद में कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। उनकी मांगों में मुख्यतः बिक्री संवर्धन कर्मचारी सेवा की शर्तें अधिनियम 1976 की रक्षा करने, बिक्री संवर्धन कर्मचारियों के लिए वैधानिक कार्य नियम बनाने, सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा प्रतिनिधियों के प्रवेश पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने, संस्थान और उनके काम का अधिकार व समय सुनिश्चित करने, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कीमतें कम कर जीएसटी हटाने तथा डेटा गोपनीयता को सुरक्षित रखने की मांग प्रमुख रूप से शामिल रही। इसके साथ ही साथ यूनियन ने कंपनी नियोक्ताओं की मांगों में बिक्री संबंधी शोषण और उत्पीड़न बंद किए जाने, ट्रैकिंग और सर्विलांस के माध्यम से गोपनीयता में कोई घुसपैठ नहीं किए जाने, कार्यस्थलों में निर्बाध प्रवेश सुनिश्चित करने की मांग प्रमुखता से रखी गई। हम लोगों को शोषण किया जा रहा है, कंपनियों के द्वारा हर तरह से शोषण किया जा रहा है। हम लोग एक बीच की कड़ी है, हमारी 8 प्रमुख मांगे हैं। 8 प्रमुख, इसमें हमारे एसपी एक्ट को खत्म किया जा रहा है, उसको सुरक्षित रखा जाए। दिन प्रतिदिन जो शोषण किया जा रहा है, जीएसटी हटाई जाए दवाओं के दाम से। उसके अलावा हमारे कुछ कामरेड सुसाइड कर रहे हैं, उस पर अनलिटिकल प्रेशर है, कंपनियों का बार बार दबाव आ रहा है, ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, विक्टिमाइज किए जा रहे हैं। इन सब इशू को हमारे ख़त्म किया जाए। हमारी जो प्रमुख मांगे, इसी को लेकर हम ऑल इंडिया हड़ताल पे हैं। हमारी जो संगठन इकाई है FMRI, उसके तहत तत्वाधान में हम लोग आज पूरे ऑल इंडिया में हड़ताल पे हैं कमेटी। यही मेरी सरकार से मांगे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अगर एक पेंटर मजदूर काम करता तो उसका भी एक टाइम होता है 10 से 5, लेकिन हमारा कोई टाइम नहीं है। हम रात के 12 बजे तक चक्की में पीसते रहते हैं जब तक हम काल न करा दें। ये हमारे लिए बहुत शोषण की बात है। हमारा न समय तय है, न कोई हमारा घंटा तय है काम करने का, न कोई पैसा तय है, कुछ नहीं तय है। बजट के लिए क्योंकि कंपनियां देखिए लाखों करोड़ों में खेलती हैं, करोड़ों में कोई भी कंपनी होगी, लेकिन हमारे लिए मिनिमम वेतन तय किया गया है। जो हमारे मिनिमम वेतन है उसी में हमको अपना भरण पोषण करना है, परिवार को लेकर चलना है, सबको देखना है। जहाँ सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, ऐसे में इस तरह की आप बातें कर रहे हैं तो क्या निजीकरण भी इससे प्रभावित होगा? बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को भरमा रही हैं, कम समय ज़्यादा काम करा के और कम पैसे दे रही हैं, ये आपका कहना है? एकदम है। जो हमारा जितना हमको चाहिए उतना हक नहीं मिल रहा है। तो एक कहानी है कि जहाँ हक न मिले वहाँ हक का हल्ला बोल, इसलिए हम लोग आज स्ट्राइक पे हैं। इस तरह होता रहेगा, हमेशा स्ट्राइक पर रहेंगे। सारी कंपनियों के लोग हैं? एकदम है, सारी कंपनी, पूरा ऑल इंडिया जितनी कंपनियां हैं सारे लोग आज स्ट्राइक पे हैं, ऑन स्ट्राइक। आज हड़ताल है पूरे फार्मास्यूटिकल्स की जितने लोग हैं। आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के ढोलीपुर ग्राम पंचायत के पूर्वा बखोपुर के कब्रिस्तान में बुधवार की देर शाम एक 26-27 साल के अज्ञात युवक का शव पूरी तरह से सड़े हालत में मिलने से सनसनी फैल गई, जबकि शव इतना सड़ गया था कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। जहां शाम को जानवर चराते हुए कब्रिस्तान से उठ रही बदबू से जब अंदर गए तो वहां एक युवक का शव नग्न हालत में पड़ा हुआ था और कपड़े इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे, जिस पर उसने जियनपुर पुलिस को किसी व्यक्ति ने सूचना दी, जिस पर उप निरीक्षक देवेंद्र कुमार सिंह मौके पर हमराहियों के साथ पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि अगल बगल के लोगों से युवक के बारे में जानकारी प्राप्त करने का काफी प्रयास किया गया, पर अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि लगभग 4 से 6 दिन पूर्व का शव कब्रिस्तान में पड़ा हुआ था, जहां कोई आता जाता नहीं है। अगल बगल पूरी झाड़ियां उगी हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में उप निरीक्षक जियनपुर देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शव लगभग 4 से 6 दिन पुराना दिखाई प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, हालांकि शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। कहा जाता है कि प्रतिभा 1% दैवी प्रेरणा व 99% कठोर श्रम है, और कुछ ऐसी ही प्रतिभा की धनी रंगकर्मी ममता पंडित ने इस बात को एक बार फिर साबित कर दिखाया है। प्रतिष्ठित मलाला यूसुफ अवार्ड, राहुल सांस्कृत्यायन जैसे बड़े पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी रंगकर्मी ममता पंडित अब देश के एक और बड़े पुरस्कार यंग अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित होने जा रही है। वागधारा द्वारा दिए जा रहे इस अवार्ड को उन्हें 16 जनवरी को महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल अपने हाथों से प्रदान करेंगे। इसके पूर्व यह अवार्ड सुरेखा सीकरी, नादिरा बब्बर, राजेंद्र गुप्ता, सुरेश भारद्वाज, पंकज त्रिपाठी, यशपाल शर्मा, दादा निरंजन गोस्वामी सहित अन्य कई ख्यातिलब्ध रंगकर्मियों को मिल चुका है। जिले का यह सौभाग्य है कि ममता पंडित के रूप में यह उपलब्धि अब उसे भी अर्जित हो चुकी है। अवार्ड के लिए चुने जाने के बाद बुधवार को ABC चैनल ने ममता पंडित को जनपद की तरफ से बधाई दी। बातचीत के दौरान उन्होंने बड़ी ही सादगी से अपनी रंग यात्रा का श्रेय सीधे अपने पति मशहूर रंगकर्मी अभिषेक पंडित को दिया।
कहा कि मेरे पति ही मेरे गुरु है। चरणदास चोर नाटक से उन्होंने रंगमंच पर मुझे उतारा और 7 पालों की नाव से मेरे अभिनय की पहचान प्रतिष्ठित कर दी। 15 वर्ष से लगातार 2003 से हम लगातार रंगमंच से जुड़े हैं और रंगमंच करते आ रहे हैं और बहुत सारे नाटकों में प्रतिभाग मैंने किया है, जैसे कसाई बाड़ा हो गया, तिरिया चरित्र, अंधेर नगरी, अंधा युग, आषाढ़ का एक दिन, ऐसे बहुत सारे नाटक हैं जिसमें हम मुख्य पात्र की भूमिका निभाते रहे हैं। और समय समय पे हमारी एक संस्था है सूत्रधार, जो तरह तरह के आयोजन किया करती है, जैसे समर कैंप हो गया बच्चों के लिए या बड़ों के लिए विंटर वेकेशन कैंप होता है, जिसमें हम अभिनय के बहुत सारे तत्व को सिखाते हैं। और जैसे कि हम बॉडी लैंग्वेज से हो गया, स्पीच पे काम करते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज कराते हैं, बहुत सारे विधाओं को जोड़कर हम अभिनय कला को और पारंगत करने की विधाओं को सिखाते रहते हैं उसमें। और हाँ, इसी सारी उपलब्धियों को देखकर मुंबई में एक संस्था है वागधारा, जिन्होंने मुझे यंग अचीवर्स अवार्ड से नवाजा है और ये 16 जनवरी को मिलेगा, और जिसमें हमारे जो सीनियर हमारे रंगकर्मी गुरु हैं श्री रंजीत कपूर जी, उन्हें भी रंगमंच के फील्ड में उन्हें भी मिलेगा। और नवरत्न पुरस्कार से आशुतोष राणा जी को भी सम्मानित किया जाएगा। तो उस दिन हम लोग सभी लोग एक साथ एक मंच पर रहेंगे। नाटक दुनिया में आपने कहाँ पर सफर किया? रंगमंच की शुरुआत तो हमने अपने आजमगढ़ से किया और उसको गंभीरता से लेने के लिए एक प्रशिक्षण इलाहाबाद में शुरू हुआ था संगीत नाटक एकेडमी की तरफ से, और फिर उसका सेकंड फेज़ दिल्ली में शुरू हुआ। तो वो दोनों जो सत्र था उसको हमने अटेंड किया और फिर वापस लौटकर अपनी संस्था के साथ लगातार काम किए, और हम लोगों ने बहुत सारे नाटक किए और बहुत सारी प्रस्तुतियाँ की हर शहर में, जैसे इंदौर हो गया, जबलपुर हो गया, मध्य प्रदेश सीधी, रीवा, पटना, बेगूसराय, गुवाहाटी, और बहुत सारे शहर हैं जिस वक्त याद नहीं आ रहे हैं। तो इन सारे शहरों में अपना परफॉर्मेंस हमने किया है। और बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ था 2018 में ओलंपिक्स, जिसमें हमारा नाटक कसाई बाड़ा गया था और उसमें दर्शकों ने काफ़ी सराहा उसे और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी हमें मिला था। नाटक जुड़ने का आपका किस तरह जुड़ी और किस तरह आपने शुरुआत हमारा जो जुड़ने का था, तो ऐसा कोई मोटिव नहीं था जुड़ने का, क्योंकि हमारा फील्ड अलग था, क्योंकि कला और साहित्य से मेरा कोई रुझान नहीं था। और हमारी जो पारंपरिक हाँ शिक्षा, हम आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं और आजमगढ़ में कुर्मी-टोला में हमारा घर है। फिर 2099 में हमारी जब शादी हुई, तो उसके बाद जो है कि हमारे हस्बैंड जो अभिषेक पंडित जी हैं, वो रंगमंच से जुड़े हुए थे, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं कुछ पार्लर वगैरह कुछ बनाकर ऐसे कुछ दुकान वगैरह चला, क्योंकि घर में बैठने से अच्छा है कि कुछ हम बाहर ही काम करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको कुछ ऐसे सिखाते हैं जिससे आपका नाम भी होगा और आपकी पहचान भी बनेगा। तो उनकी वजह से हम इस फील्ड में आए और तब से लगातार हम रंगमंच में कार्य कर रहे हैं और बहुत सारी उपलब्धियां मुझे मिली हैं। बहुत सारे अवार्ड भी हमें मिले हैं, जैसे मलाला यूसुफ अवार्ड भी हमें मिला था और राहुल संकृत्यान से सम्मानित किया गया था। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमारी कला को और उत्साहित करते हैं और हमें आगे बढ़ने में सहयोग करते हैं। मेरा पहला नाटक चरणदास चोर था, और जब मैंने किया तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्योंकि बहुत सारे नाम जो आजमगढ़ में थे कि इन्होंने कला की फील्ड में बहुत नाम किया है, बहुत सारी अभिनेत्रियां थी। 2003 में जब हम करने गए थे तो मुझे डर लग रहा था कि शायद मैं इस पर खरी नहीं उतर पाऊँगी। लेकिन फिर अभिषेक जी, क्योंकि मेरे गुरु वही हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में जो अब तक भी जो भी उपलब्धियाँ मुझे मिले उन्हीं के मार्गदर्शन से मिला है, तो उनकी वजह से वो सारी चीज़ों को हम सीखते गए और जिसकी वजह से जो हमारा नाटक था बहुत अच्छा तैयार हुआ था। सबसे अच्छा नाटक आपको क्या रहा, कौन सा रहा? सबसे अच्छा नाटक मेरी इंडिविजुअल जो पहचान बनी 7 पालों वाली नाव से बनी थी, और उसके करीब हमने 30 शो किए थे और उससे मेरी पहचान इंडिविजुअल बन पाई 7 पालों वाली नाव से, ममता पंडित। वैसे हमने बहुत सारे नाटक किए हैं, जैसे अंधेर नगरी और कसाई बाड़ा हमारा काफ़ी फेमस नाटक है, और जिसकी मांग होती है कि आप कसाई बाड़ा लेकर आइए या अंधेर नगरी नाटक लेकर आइए, तो ये भी मेरे फेमस नाटक हैं। नाटक और फिल्म में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। एक होता है कि सगी और चचेरी बहन का रिश्ता होता है, तो रिलेशन एक ही होता है। फिल्मों में होता है कि बहुत चीज़ों को लाउड नहीं किया जाता, और थिएटर में हर चीज़ लाउड होता है, जैसे कि कॉस्ट्यूम से लेकर मेकअप, आवाज़, सब कुछ लाउड होता है।
और जो है कि फिल्मों में होता है तो उसमें धीमे भी बोलिए, छोटा भी एक्सप्रेशन होता है तो कैमरा उसे कैच कर लेता है। तो मुझे लगता है कि लोग जो बेहतर जो एक्टिंग करते हैं या एक्टिंग सीखते हैं, या आपने जो देखा होगा कि बहुत सारे एक्टर जो अभी काफ़ी नाम होंगे, जैसे पंकज त्रिपाठी जी हो गए, इरफान खान जी हो गए, नशरुद्दीन शाह सर हो गए, इन लोगों ने ये थिएटर से होकर फिल्मों में किया जो आज भी स्टेब्लिश हैं। और शबाना आज़मी भी जो है कि FTI से उन्होंने कोर्स कंप्लीट करके फिर फिल्मों में किया, तो आज भी देखिए कि उनकी एक्टिंग कितनी जेन्युइन लगती है। तो मुझे लगता है कि थिएटर के माध्यम से अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको आगे बढ़ने में भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि सारी बारीकियां जो होता है ना वो आप यहाँ से सीख के जाते हैं। तो आपको कम करना है कि लाउड करना, वो तो आपके डायरेक्टर के ऊपर मतलब होता है कि अब वो कम कराना चाहे या ज़्यादा कराना चाहे। बहुत खुशी हुआ, और ये मेरा ही नहीं, मेरे शहर का सौभाग्य और हमारी संस्था का सौभाग्य है कि हम लोग को इस तरह से अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा हमारे जो डॉक्टर CK त्यागी सर हैं, वो लगातार हमारी संस्था के लिए खड़े रहते हैं, तत्पर रहते हैं, और जो भी प्रोग्राम होता है उसमें उनका पार्टिसिपेट रहता है, वो आते हैं, चीज़ों को एंजॉय करते हैं। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ डॉक्टर CK त्यागी सर का, डॉक्टर अमित का, खुशबू का, और हमारे जो है संस्था के सचिव हैं अभिषेक पंडित जी का, क्योंकि इनके मार्गदर्शन के बिना मेरा यहाँ तक पहुँच पाना जो है मुमकिन नहीं था। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने कहा है कि जिन विकास कार्यों में जनपदों की ग्रेडिंग अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, संबंधित अधिकारी तत्काल इस ओर ध्यान देकर प्राथमिकता के आधार पर सुधार लाना सुनिश्चित करें। मंडलायुक्त श्री चौहान ने बुधवार को अपने कार्यालय सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के आधार पर विकास कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने समीक्षा के दौरान मुख्य रूप से उन विकास कार्यों को जिनमें B, C, D की ग्रेडिंग प्राप्त हुई है को चिन्हित करते हुए संबंधित विभागों के मंडलीय अधिकारियों को निरंतर मॉनिटरिंग कर आगामी बैठक तक अपेक्षित प्रगति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिए जाने हेतु निर्देशित किया। समीक्षा के दौरान विदित हुआ कि जनपद मऊ में कृषि रक्षा रसायन DBT हेतु कुल 705 आवेदन में 645 आवेदन अनुमोदित हुए तथा समय सीमा के उपरांत 60 आवेदन लंबित हैं, जिससे इस मद में मऊ की रैंकिंग 72 तथा ग्रेडिंग E प्राप्त हुई है। मंडलायुक्त ने इस स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए जिला कृषि रक्षा अधिकारी मऊ को चेतावनी निर्गत करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा जनपद मऊ में सड़क निर्माण की प्रगति खराब मिलने पर अवगत कराया गया कि इसमें उन सड़कों को भी सम्मिलित कर दिया गया है जो विगत वर्षों से अपूर्ण है तथा वर्तमान में इसके लिए बजट भी प्राविधानित नहीं है। इस पर उन्होंने ऐसी सड़कों को लक्ष्य से डिलीट कराने हेतु अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को निर्देश दिया। मंडलायुक्त श्री चौहान ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि किसी भी CHC, PHC पर दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि जनपद में कोई दवा उपलब्ध नहीं है तो CMO अन्य जनपद से तत्काल संपर्क कर वहां से दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। दुग्ध मूल्य भुगतान की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी बलिया ने बताया कि बलिया में यूनिट काफी अच्छा कार्य कर रही है, परंतु नियमानुसार भुगतान नहीं हो पाने के कारण यूनिट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मंडलायुक्त ने कहा कि मुख्यालय स्तर पर अवगत कराते हुए भुगतान में आ रही समस्या का यथाशीघ्र निस्तारण कराएं। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने मंडल के जनपदों में धान खरीद की समीक्षा करते हुए संभागीय खाद्य नियंत्रक को निर्देश दिया कि सभी क्रय केंद्रों पर बोरे एवं अन्य सामग्री की उपलब्धता बनाए रखने के लिए निरंतर मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि गत दिवस जनपद बलिया में PCF के क्रय केंद्रों पर बोरे की कमी बताई गई थी, जिसे दूर करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि पुनः इस प्रकार की शिकायत न मिलने पाए। मंडलायुक्त ने आगाह किया कि संसाधनों के अभाव में धान खरीद का कार्य प्रभावित होना किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनपदों में खाद बीज की उपलब्धता की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज द्वारा अवगत कराया गया कि गत माह जनपद में DAP की संभावित कमी को देखते हुए अन्य जनपदों से तत्काल DAP मंगाकर उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। जिलाधिकारी श्री भारद्वाज इस संबंध में सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार खाद एवं बीज उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। बैठक में जल जीवन मिशन, पर्यटन विभाग, ऑपरेशन कायाकल्प, सेतु निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, निराश्रित गोवंश संरक्षण, पशुओं का टीकाकरण आदि बिंदुओं पर समीक्षा की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज,
जिलाधिकारी मऊ अरुण कुमार, जिलाधिकारी बलिया रविंद्र कुमार, सीडीओ आजमगढ़ परीक्षित खटाना, सीडीओ मऊ प्रशांत नागर, सीडीओ बलिया ओजस्वी राज, अपर आयुक्त प्रशासन कमलेश कुमार अवस्थी, संयुक्त विकास आयुक्त एमएन पांडे, वन संरक्षक डॉक्टर बीसी ब्रह्मा, संभागीय खाद्य नियंत्रक राममूर्ति पांडे, मुख्य अभियंता विद्युत आशुतोष श्रीवास्तव, मंडलीय अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव व हेमंत कुमार, उप निदेशक समाज कल्याण RK चौरसिया, अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उप निदेशक उद्यान, संयुक्त आयुक्त उद्योग सहित अन्य विभागों के मंडलीय अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के एक नाबालिग लड़की को उसके ननिहाल से अपहरण कर शादी के लिए दबंगों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। इस संबंध में पीड़ित पिता ने स्थानीय थाने में सूचना दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, लेकिन 1 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक लड़की का सुराग नहीं लगा सकी है। पीड़ित पिता का आरोप है कि निजामाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम विशेषरपुर में उनकी ससुराल है। उनकी बेटी भी ननिहाल आती जाती है। वहीं के रिंकल कन्नौजिया पुत्री नंदलाल कन्नौजिया से दोस्ती हो गई। 19 अक्टूबर को घर से मेला घुमाने के बहाने मेरी पुत्री घर से 80,000 रुपए व जेवरात लेकर चली गई। वहां से जाने के बाद रिंकल ने अपने भाई गोविंद कन्नौजिया के साथ कहीं भगा दिया, जिसमें रिकन की मां सुशीला व पिता नंदलाल कन्नौजिया का भी पूरा सहयोग है। वहीं जब इस संबंध में पूछताछ किया जाता है तो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मुझे डर है कि मेरी पुत्री को भी न जान से मार दे। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज तो कर लिया है, लेकिन अभी तक पुत्री को बरामद नहीं कर सकी है। पीड़ित बार बार थाने का चक्कर लगाने के बाद बुधवार को पुनः पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। 2 तारीख को मैं जहानागंज थाने में मेरी नाबालिग लड़की को कुछ लोग भाला फुसला के भगा ले गए हैं। उस मामले में मैंने FIR दर्ज करवाया। दरोगा साहब मेरे घर पे गए, मुझसे मंदिर में हलफ उठवाए कि तुम जानते हो, तुमने ऐसा किया वैसा किया, तरह तरह की गाली फटकार मुझको दिए। इसके बाद फिर मैं SP साहब के यहाँ भी आया। ये तीसरा राउंड है मेरा आना। और यहाँ से जब भी कुछ वहाँ पे जाता है कागज़ वगैरह, तो मेरे घर जाते हैं, मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा करके वापस घर चले जाते हैं, थाने पे चले जाते हैं। आज तक ना तो मेरी लड़की बरामद हुई है, ना कोई संतोषजनक तरफ कार्रवाई हुई है। जितने लोगों को मैंने नामजद किया है, दरोगा साहब उनको बुला करके या उनके यहाँ जा करके पूछताछ करने के बाद कभी उठाते नहीं हैं, बंद नहीं करते हैं, उनको बाइज्जत सम्मान पूर्वक छोड़ देते हैं। लड़की नाबालिग है? बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन लड़की को मेरे लोग भगाए हैं, उस दिन की उम्र है 16 साल 4 महीने 28 दिन। और तरह तरह की कोशिश, मैं गरीब आदमी हूँ सर। हार मान के मैं श्रीमान जी महामहिम की शरण में आया हूँ, SP साहब की शरण में आया हूँ। और अब जो भी न्याय की प्रक्रिया होगी इन्हीं के द्वारा पूरी की जाएगी। आपसे क्या कहें? यशो साहब तो विवेचना के रूप में उन्हीं को, हृदयानंद पाठक जी को, जो जहानागंज थाने के दरोगा हैं, उन्हीं को विवेचना दिए हैं। और बार बार उनका मेरे यहाँ आना जाना रहता है, लेकिन बस वही फ़ोटो खिंचवाना, चले जाना। कोई फोन पे बात की तो क्या कहें? फ़ोन पे बात कर, जब हृदयानंद पाठक जी से मैंने फ़ोन पे बात किया शाही साहब से, तो उन्होंने कहा कि भाई इतना जल्दी हम एक्टिवेट नहीं होंगे। लड़की है वो उसी के साथ रहना चाहती है, वो तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है। तरह तरह की बातें करते हैं। तो आप चाहते हैं कि मेरी लड़की, मैं यही चाहता हूँ कि मेरी लड़की बरामद हो। नाबालिग लड़की है, यदि न्याय है भारतवर्ष में तो जिसने ऐसा किया उसको उसका भरपूर दंड मिले। आजमगढ़ जिले के कंधरापुर थाने की पुलिस ने एक टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कंधरापुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक हौसला सिंह अपने हमराहियों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति क्षेत्र के देवखरी मोड़ पर असलहा लेकर खड़ा है, जो कहीं जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक हौसला सिंह ने अपने हमराहियों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त हरिकेश यादव थाने का हिस्ट्री शीटर और टॉप 10 अपराधी है और पूर्व में उसके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज है। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म True digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab,
fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।